हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अवधेश कुमार दुबे, कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान सुल्तानपुर से। स्टूडेंट्स, आज हमारे चर्चा का विषय भारत में संचार संसाधन है, कम्युनिकेशन रिसोर्सेज इन इंडिया। इस विषय पर आज हम आपके साथ लेक्चर शेयर करेंगे। छात्रों, संचार से आप सब परिचित हैं। संचार का आशय एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी सूचनाओं के संप्रेषण अथवा आदान प्रदान करने से है। जब हम अपने एक स्थान की सूचना को दूसरे स्थान पर या एक व्यक्ति से किसी भी सूचना को दूसरे व्यक्ति तक हम प्रेषित करते हैं तो इसे संचार कहा जाता है। कम्युनिकेशंस और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड द कम्युनिकेशंस। सामान्य बोलचाल की भाषा में छात्रों, यह ग्रामर का पोर्शन है, अंग्रेजी का पोर्शन है, जिसके अंतर्गत हम कई सारे माध्यम अपनाते हैं, किंतु अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में हम यहाँ पर संचार सुविधाओं की बात करेंगे, संचार संसाधनों की बात करेंगे, संचार माध्यमों की बात करेंगे। अंग्रेजी के लेक्चर्स में आपको वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस की बात होती है। यहाँ पर हम जिस भी सूचनाओं की बात करेंगे छात्रों, वह रिसोर्स के रूप में होगा, वह देश के आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में चर्चाएं होंगी। छात्रों, संचार संसाधनों के बारे में हम लोग आज से नहीं, सदियों से इसके बारे में हम प्रयास करते रहे हैं और ये हमारे इतिहास का एक बहुत अहम बिंदु है। बहुत पहले पाषाण काल में भी पत्थरों पर कुछ आकृतियों को बना करके सूचनाओं का संप्रेषण होता रहा। उसके बाद प्रक्रियाएं बदली, धीरे धीरे लोग आपस में बातचीत के द्वारा कम्युनिकेशन या किसी न किसी माध्यम से सूचनाओं के संप्रेषण से अपने कम्युनिकेशंस को इस्टेब्लिश करने का काम करते रहे। यहाँ तक तो बातें ठीक हैं, लेकिन जो लिखित रूप में जो जो प्रत्यक्ष रूप से संचार माध्यमों की चर्चा होती है, उसके बारे में आपने सुना होगा, पक्षियों के द्वारा सूचनाओं का संप्रेषण। पक्षियों जैसे कबूतर के, बाज के पैरों में कुछ संदेश रख दिए जाते थे और उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता था। ये बहुत पुरानी परिकल्पना है छात्रों, किंतु जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे संदेश संप्रेषण के मीडियम भी बदलते गए। इतिहासकारों ने भी इसकी चर्चा की है कि बहुत सारे राजाओं महाराजाओं ने अपने काल में, अपने शासन काल में संचार संसाधनों के विकास पर बहुत बल दिया। उन्होंने डाक की स्थापना की, तमाम प्रक्रियाओं की स्थापना की। उसी प्रक्रिया को देखते हुए पूरी की पूरी एक इकाई के रूप में संचार माध्यमों का छात्रों प्रयोग किया जाता है, का अध्ययन किया जाता है। आज के युग में, जिस युग में हम निवास कर रहे हैं छात्रों, इस युग में बिना संचार के माध्यम के हम अपने जीवन की अभिकल्पना ही नहीं कर सकते। अगर हम किसी एक कमरे में बंद हों और वहाँ पर सूचनाएं हम तक ना पहुँचें तो जैसे लगता है कि हमें किसी कारागार में डाल दिया गया है या हमारा जीवन ही अर्थहीन है। तो इस बिंदुओं को अगर छात्रों देखा जाए तो संचार हमारे जीवन का एक बहुत अहम विषय बन चुका है, एक बहुत अंग बन चुका है, बहुत विशिष्ट अंग बन चुका है। अब हमें अंदाज़ा भी नहीं लगता कि हम संचार माध्यमों का किस हद तक प्रयोग करते हैं। आज मैं इस लेक्चर में आपको उन्हीं संचार माध्यमों को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करके अध्ययन करने की कोशिश करूंगा। छात्रों, संचार मीडियम में सबसे प्रमुख जो दृश्य मिलता है उसे डाक एवं टेलीग्राफ सेवाएं कहते हैं। डाक सेवाएं से आप परिचित हैं। पोस्ट अंतर्देशीय, इसके द्वारा जो हम सूचनाओं का संप्रेषण लिखित रूप में करते थे, अभी हम आगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद एरा हमारा शुरू हुआ छात्रों रेडियो का, जिसमें सिग्नल के थ्रू, जिसमें आवाज़ के थ्रू रिकॉर्ड करके या किसी सिग्नल माध्यम के थ्रू, मीडियम फ्रिक्वेंसी वेव, शॉर्ट फ्रिक्वेंसी वेव के माध्यम से हम तक सरकारी सूचनाएं प्रेषित की जाती थी। इसके बाद छात्रों जो सुधार किया गया तो इसी माध्यम को थोड़े से और एडवांस तकनीक के कारण के साथ टेलीविज़न माध्यमों से सुधार किया गया। धीरे धीरे प्रक्रियाएं और टेलीविज़न के माध्यम से सुधार किया गया। धीरे धीरे यही मीडियम छात्रों लैंडलाइन टेलीफोन तक पहुंचा। फिर लिखित संदेश भेजने की प्रक्रियाएं जो अब तक कागज़ों के थ्रू होती थी, मेल के थ्रू होती थी, वह अब पेजर और फैक्स मशीन में परिवर्तित हो गई। उसके बाद एक दौर चला सूचना क्रांति का छात्रों। तो ये सूचना क्रांति आज के समय में ये एक संचार माध्यमों का ही एक रूप है और यहाँ शुरुआत होती है इंटरनेट से। इंटरनेट के बारे में हम सब फैमिलियर हैं। धीरे धीरे ये प्रक्रियाएँ आगे बढ़ती चली गई। पहले सिर्फ सूचनाओं के लिए कुछ वेबसाइट्स को खोलने तक ये सीमित थी, उसके बाद ये ईमेल तक पहुंची, उसके बाद ये वीडियो कॉलिंग तक पहुंची
और आज छात्रों यह एडवांस वर्जन में हमारे और आपके सामने उपलब्ध है, जिसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। इवन अब तो छात्रों पूरा का पूरा हमारा हमारा जो सराउंडिंग है वो इन्हीं सूचनाओं के संप्रेषण के माध्यमों पर आधारित है। तो ये छात्रों हमारा एक संचार माध्यमों का एक श्रेणीकरण है, जिसे हमने अभी तक आपके सामने एक चरणबद्ध तरीके से रखा है। अब हम इन्हीं इकाइयों को एक एक करके क्रमशः अलग अलग अध्ययन के रूप में आपके सामने रख रहे हैं। छात्रों, भारत में डाक व्यवस्था के बारे में जो लिखित प्रमाण अंग्रेजों के समय में मिलता है वो 1766 में है, जब लॉर्ड क्राइव द्वारा डाक व्यवस्था की स्थापना की गई, जिसे बाद में आगे वारेन हेस्टिंग ने 1774 ईस्वी में एक पोस्ट मास्टर जनरल के अधीन कलकत्ता जीपीओ में स्थापना करके आगे बढ़ाया। छात्रों, भारत में डाक प्रणाली का उपयोग 1837 तक सरकारी उद्देश्य के लिए ही केवल किया जाता था। उस दौरान प्राइवेट व्यक्तियों को निजी लाभ के लिए इस सेवाओं का उपयोग वंचित था। 1837 में डाक सेवाएं सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई गई और 1852 में छात्रों, उस समय भारत पाकिस्तान एक ही था, तो इसलिए 1852 में कराची में पहली बार डाक टिकट जारी किया गया, जो मात्र सिंध प्रांत में ही वैध था और क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता नहीं की जा सकती थी। छात्रों, 1854 में भारतीय डाक कार्यालय को एक संस्था के रूप में पुनर्गठित किया गया। उस समय भारत में 700 डाकघर मौजूद थे। भारत में भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 में डाक सेवा को अधिशासित करने के लिए संचालित किया गया। छात्रों, यह अधिनियम सरकार को देश में पत्रों के एकत्रीकरण करने, संचरण करने और वितरण करने का विशेषाधिकार प्रदान करता था। फिर भी अब निजी कुरियर सेवाओं को अनुमति दे दी गई है। आज के समय में एक सरकारी सेवाएं तो करती ही हैं, लेकिन अब यही कार्य जो है निजी सेवाओं के द्वारा भी प्रदान किया जा रहा है। छात्रों, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में कुल 23,344 डाकघर थे, जिनमें से करीब 19,144 ग्रामीण क्षेत्रों में थे और 4,160 डाकघर जो है जिनका स्थान शहरी क्षेत्रों में था। किंतु वर्तमान समय में इनकी संख्या बहुत हद तक बढ़ चुकी है। इस समय भारतवर्ष में कुल डाकघरों की संख्या छात्रों 1,54,822 है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1,54,822 पोस्ट ऑफिस भारतवर्ष में इस समय खोले गए हैं, जिसमें से छात्रों 1,39,086 डाकघर सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में है। वंस अगेन 1,39,086 पोस्ट ऑफिस सिर्फ रूरल क्षेत्र में हैं, जिसमें से 15,000 बाकी जो शेष बच रहे हैं 15,736 डाकघर शहरी क्षेत्रों में हैं। छात्रों, इसका जरा परसेंटेज हम चर्चा कर लें आपसे। करीब करीब हमारे कुल डाकघरों का 89.84% जो डाकघर है वो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में है और करीब करीब जो शेष बच रहा है वो 10.16% जो डाकघर है वो नगरीय क्षेत्रों में इस समय स्थापित किया गया है। पोस्टल नेटवर्क में छात्रों इस समय हमने 7 गुने विकास किए हैं, मतलब जो पहली की सुविधाएं थी और अब की सुविधाएं थी उसके अंतर्गत हम अपने सुविधाओं में करीब करीब 7 गुने का हम लोगों ने विस्तार किया है। छात्रों, इस समय अगर भारत में देखा जाए तो भारत विश्व का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है। इतना बड़ा बृहद क्षेत्र में जहाँ पर डाक सेवाओं का संचालन किया जाता है, भारत विश्व में उस क्षेत्र को अगर देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क क्षेत्र है। एक औसत आंकड़े के अनुसार छात्रों कि एक डाकघर करीब करीब 24.21 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर अप करता है। एक और आंकड़ा है कि भारतवर्ष में करीब करीब एक डाकघर 7,176 लोगों को अपनी सुविधाएं प्रदान करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर की स्थापना डाक विभाग द्वारा तय की जाती है, जो जनसंख्या, दूरी एवं आय आधारित मानदंडों के आधार पर होती है कि इतनी दूरी पर एक डाकघर की स्थापना की जाएगी, इतने आय वर्ग पर एक डाकघर की स्थापना की जाएगी। ये एक आधार बनाया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे यहाँ डाक सुविधाओं को खोलने का। चाहता हूँ पोस्टल नेटवर्क को छात्रों भारतवर्ष में 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला प्रधान डाकघर है जो हमारे महानगरों क्षेत्रों में है या नगरीय क्षेत्रों में है। उसके बाद छात्रों उप डाकघर है, यह भी हमारे शहरी क्षेत्रों से ही, लेकिन सेमी शहरी क्षेत्र में कह सकता हूँ, उप महानगरीय क्षेत्र कह सकते हैं, जहाँ पर इनकी स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त छात्रों विभागीय कार्रवाई को करने के लिए शाखा डाकघर की स्थापना की गई है। शाखा डाकघर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी है और सहायक क्षेत्रों में भी इसकी स्थापना की गई है। सभी श्रेणियों के डाकघर छात्रों
समान पोस्टल सेवाएं प्रदान करते हैं। हालांकि डिलीवरी का काम सिर्फ विशिष्ट डाकघरों में ही दिया जाता है। स्पेशल डिलीवरी की जो सुविधाएं हैं वो हमारे नगरीय, विशेषकर जहां आसानी से उसको एक्सेस किया जा सके, उन्हीं क्षेत्रों में इसकी सुविधा की गई है। किंतु छात्रों, पोस्ट की, मेल की जो डिलीवरी का सिस्टम है, इनका सिस्टम, वितरण का सिस्टम जो है, ये हमारे हर ग्रामीण क्षेत्रों के पास उपलब्ध है, हर डाकघरों के पास उपलब्ध है। प्रबंधन नियंत्रण के लिए छात्रों, शाखा को ध्यान में रखते हुए विशेष डाकघरों में कोष का निर्माण किया गया है, और साथ ही साथ प्रधान डाकघर में लाकर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। ये हमारे डाकघरों की विशिष्टताओं को प्रदान करता है। छात्रों, डाकघरों में इसके अतिरिक्त बुनियादी डाक सेवाएं, फ्रेंचाइजी सेवाएं, पंचायत संचार सेवाओं का भी कार्य अब कराया जा रहा है। क्योंकि जब से आधुनिक युग में इंटरनेट सुविधाओं का विस्तार हुआ, तब से इनकी उपयोगिता धीरे धीरे घटती चली जा रही थी। तो इस नाते भारत सरकार ने वर्तमान समय में भारत के तमाम डाकघरों को कुछ फ्रेंचाइजी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई हैं, जहां पर इनको कुछ विशिष्ट काउंटर खोले गए हैं। उस विशिष्ट काउंटर के तहत कुछ लघु बचतों को जमा किया जाता है, सेविंग्स का काम को डिपॉजिट करने का काम करते हैं, कुछ मिनी बैंकिंग का कार्य भी ये इकाइयाँ कर लेती हैं। ये कुछ और सुविधाएं दी गई, जैसे आपको पासपोर्ट बनाना है तो उसकी सुविधाएं भी दी गई हैं। पंचायत सेवा संचार सेवा केंद्र के रूप में इनका संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा ग्राम पंचायत के एजेंट के रूप में इसका कार्य किया जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो हमारे इन इकाइयों के उपयोग के लिए इस समय संचालित की जा रही हैं। छात्रों, प्रथम श्रेणी की डाक में पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय और लिफाफों का प्रयोग किया जाता है, जिसके रूप में डाक सेवाएं सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं। डाक सेवाओं का जो मूल रूप है वो इसी के नाते जाना जाता है कि पोस्ट कार्ड सुविधा का संचालन करना, अंतर्देशीय, देश के अंतर्गत कम्युनिकेशन सिस्टम को सूचनाओं के संप्रेषण का कार्य करना, और लिफाफे के अंतर्गत आप लिखित किसी डॉक्यूमेंट को अगर आप भेजना चाहते हैं तो उसके द्वारा सुविधाओं को आप प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा द्वितीय श्रेणी में जो सुविधा है छात्रों, पार्सल, बुक पोस्ट, पंजीकृत डाक, रजिस्टर्ड मेल, जिसे आप कह सकते हैं, समाचार पत्रों का संप्रेषण, इसके अलावा पत्रिकाओं का संपादन का संप्रेषण, ये कुछ सुविधाएं जो द्वितीय स्तर की हैं, ये भी हमारे डाक प्रणाली के अंतर्गत छात्रों आती है। इसके अलावा ये जो सुविधाएं प्रदान करने की बात है, ये भारत सरकार के इकाई रेलवे या बस की सुविधाओं के द्वारा यह संचार का संप्रेषण करती है। इसमें एक लंबा समय लग जाता है, इसी कारण छात्रों अब इनकी उपयोगिता धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब हम आजकल ई माध्यमों पर, ई मीडियम्स पर हम लोग ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। इस समय, वर्तमान समय में ई सुविधाओं के द्वारा भी हमारे डाकघर को संचालित किया जा रहा है, ताकि चुनिंदा सेवाओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकें, जिसे ई डाकघर का भी नाम दिया गया है। इस समय वेबसाइट भी हमारे बनाए गए हैं, ePostOffice.gov.in नाम से वेबसाइट भी चलाई जा रही है। इसके अलावा और कई सारी लॉजिस्टिक पोस्ट की सेवाएं भी 2004 से 5 में शुरू की गई हैं। ई पोस्ट की सुविधाएं छात्रों 30 जनवरी 2004 से भारतवर्ष में शुरू की गई है। कुछ विशिष्ट पोस्ट ऑफिसों में ही ये सुविधा उपलब्ध है, इस समय हर पोस्ट ऑफिसों में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा छात्रों ई बिल पोस्ट की भी सुविधा की गई है, जिसमें से ग्राहकों को प्रौद्योगिकी युक्त सेवाएं प्रदान की जा रही है। ई बिलिंग सुविधाएं प्रदान की जा रही है। ये सेवाएं सामान्यतः बेंगलुरु में, कोलकाता जैसे महानगरों में उपलब्ध है। इस सेवाओं के द्वारा बिजली, टेलीफोन बिल, पानी का बिल, मोबाइल का बिल, ये सारे बिल जो है इसी काउंटर पर जमा होते हैं। ये सुविधाएं भी हैं। छात्रों, तीव्र संचार सुविधा के संप्रेषण के लिए स्पीड पोस्ट की सुविधा भारतवर्ष में 1 अगस्त 1986 से शुरू की गई थी। इस सेवा के अंतर्गत पत्रों, दस्तावेजों और पार्सलों की डिलीवरी एक निश्चित अवधि में की जाती थी। 3 दिन, 5 दिन जैसी दूरी के आधार पर डिवाइड था, उसी के आधार पर की जाती थी। और अगर डिलीवरी नहीं होती थी छात्रों, तो ग्राहकों को जो शुल्क लगता था, जिस शुल्क के द्वारा आपको सूचना संप्रेषण का अधिकार मिलता था, वो सारा का सारा शुल्क पूर्णतः वापस हो जाता था। इस समय स्पीड पोस्ट का नेटवर्क छात्रों 335 राष्ट्रीय केंद्रों पर और 986 राज्य स्तरीय केंद्रों पर संचालन किया जा रहा है। इस समय भारतवर्ष में करीब करीब अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं के लिए 97 देश ऐसे हैं जहां पर हमारी स्पीड पोस्ट की सुविधाएं उपलब्ध है। इसके अलावा छात्रों इंस्टेंट मनी ऑर्डर की भी सुविधा है। तुरंत आप पैसे अकाउंट में जमा करते हैं और दूसरे खाते पर जा करके देश के किसी भी क्षेत्रों में जहां पर ये सुविधा उपलब्ध है, वहां से आप पैसे निकाल सकते हैं। तो ये भी सुविधाएं हमारे इसी डाक सुविधाओं के द्वारा छात्रों प्रदान की जा रही है। इस समय भारतवर्ष में कुल 14,694 स्थानों पर इंस्टेंट मनी ऑर्डर सेवाएं उपलब्ध हैं। ये संख्याएं हमारे देश में है, जिसमें करीब करीब हम 1,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये तक की राशि को एक व्यक्ति के द्वारा एक बार में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं भी छात्रों के बारे में मैंने अभी आपसे चर्चा की। भारतवर्ष में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियंस के द्वारा 1776 में
और एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन के द्वारा 1964 में सदस्यता ग्रहण की गई थी। 1964 में सदस्यता ग्रहण की गई थी एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का, और भारत यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन का 1776 में सदस्यता ग्रहण किया था। इन संगठनों का उद्देश्य यह था कि देश के अंतर्गत जो डाक सुविधाएं हैं इनके संचार को कई देशों तक पहुंचाना। इस समय भारत में 217 देशों के साथ हवाई और सड़क मार्ग के द्वारा डाक सुविधाओं का आदान प्रदान छात्रों किया जा रहा है। देश के चुनिंदा महानगरों में इसकी उपयोगिता के लिए अब और अधिक सरकार प्रयास कर रही है। यहाँ पर दो तरफा मनी ऑर्डर की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा और भी कई सारी सुविधाएं इनके माध्यम से की जा रही है। जैसे जैसे जो परंपरागत हमारे डाकघरों की उपयोगिता है वो जैसे जैसे छात्रों घट रही है, वैसे वैसे भारत सरकार इसके लिए अब आधुनिक माध्यमों का प्रयोग धीरे धीरे करती जा रही है। अब आधुनिक आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए इस इकाइयों को छात्रों जोड़ा जा रहा है। छात्रों, जनसंपर्क के माध्यम में जो संचार माध्यम हम कहते हैं, जो दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है डाकघरों के बाद वो रेडियो का है। इसका प्रसारण एक मीडियम फ्रिक्वेंसी वेव या शॉर्ट फ्रिक्वेंसी वेव के द्वारा किया जाता है। भारतवर्ष में इसका इतिहास 1927 का है। 1927 में सबसे पहले भारतवर्ष में मुंबई से रेडियो के संचारण की सुविधा, रेडियो के संदेश प्रसारण की सुविधा शुरू की गई थी। किंतु इतिहास इसका जो है वो 1900 से शुरू है, जब मार्कोनी ने इंग्लैंड से अमेरिका में बेतार संदेश भेज करके व्यक्तिगत रेडियो संदेश की शुरुआत की थी। इसके बाद कनाडा में 24 दिसंबर 1906 को रेडियो प्रसारण सेवा शुरू की गई। इसके बाद ये कहानी लगातार बढ़ती गई, धीरे धीरे इसका संचालन पूरे विश्व में हो गया। भारतवर्ष में ये 1927 को पहुंचा था। करीब करीब 144 वर्षों का इतिहास रेडियो का हो चुका है, जो अपने में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक अनोखा अनुभव रहा है। इसके बारे में अगर मैं चर्चा कुछ भारतीय परिप्रेक्ष्य में छात्रों करूं तो भारत में 23 जुलाई 1947 को प्रायोगिक तौर पर इसका प्रसारण शुरू किया गया था। उस समय भारत सरकार एक संचार माध्यम की खोज कर रही थी, अंग्रेजी सरकार। तो उस समय भारत सरकार एवं इंडियन ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड के बीच समझौता किया गया, जिसने रेडियो के सेवाओं का प्रसारण शुरू किया था। यह कंपनी उस समय सरकारी सूचनाओं के संप्रेषण के लिए, जिसकी खोज उस समय की इंग्लैंड की सरकार, जो भारतवर्ष में तत्कालीन सरकार थी, कर रही थी, उसके आवश्यकता के अनुरूप उसने संप्रेषण की व्यवस्था को सुनिश्चित किया और वो सारी सुविधाएं देने का जो दोनों के बीच में समझौता हुआ, उस कार्य के रूप में उसने संपादन किया। यह कंपनी 1930 में निस्तारण में चली गई और इसका राष्ट्रीयकरण इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नाम से किया गया। आज़ादी के बाद 1956-57 में इसका नाम छात्रों बदल करके ऑल इंडिया रेडियो रखा गया और बाद में इसी का नाम आकाशवाणी रखा गया। जहां तक आकाशवाणी का सवाल है छात्रों, आज़ादी के समय 1947 में इसका केवल 6 केंद्र था एवं 18 ट्रांसमीटरों पर यह सूचनाओं का, यह संचार माध्यमों का संप्रेषण करती थी। उसकी पहुंच केवल 11% लोगों तक ही थी। आज आकाशवाणी के 231 केंद्र हैं तथा 373 ट्रांसमीटर हैं तथा इसकी पहुंच भारत के लगभग 99% लोगों तक हो गई है। भारत जैसे बहुसांस्कृतिक बहुभाषी देशों में आकाशवाणी 24 भाषाओं में अपने घरेलू सेवाओं को प्रदान करती है। आकाशवाणी इस समय भारतवर्ष में मीडियम वेव, शॉर्ट वेव एवं FM वेव के द्वारा अपनी सूचनाओं का संप्रेषण करती है। छात्रों, मेट्रो सिटीज़ की अगर मैं बातें करूं तो वहां पर आप FM की उपयोगिता तो देख रहे हैं, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर सूचनाओं के संप्रेषण के लिए इसे बनाया गया था, वहां पर धीरे धीरे इसका जो प्रयोग है, इसकी उपयोगिता है, वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थी। किंतु वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री ने इस समय रेडियो पर अपनी बातें, मन की बात नाम से कार्यक्रम शुरू किया और उससे एक बीते हुए दौर का जो माध्यम था वो फिर से चलन में आ गया और इस समय भारतवर्ष में धीरे धीरे फिर से मैं कह सकता हूँ कि रेडियो का जो दौर है, जो करीब करीब लमसम समाप्ति के कगार पर था, वह अब पुनः लौट आया है। पुनः भारत के क्षेत्रों में अब रेडियो माध्यमों को संचार माध्यमों के रूप में प्रयोग किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री अपने तमाम सूचनाओं को, अपने तमाम संप्रेषण शैली का प्रयोग करके अपने तमाम संप्रेषण माध्यमों के लिए रेडियो माध्यमों का प्रयोग करते हैं। वो पूरी मन की बात के कार्यक्रम को वो रेडियो पर ही संचालन किया जाता है। तो यह हमारे रेडियो का जो कम्युनिकेशन माध्यम है, इसका इतिहास कुछ मैंने छात्रों आपके साथ शेयर किया। भारत में टेलीविज़न के इतिहास की कहानी दूरदर्शन की कहानी से ही शुरू होती है।
आज भी दूरदर्शन का नाम सुनते ही अतीत की कई गुदगुदाती बातें याद आ जाती हैं। भले ही आज टीवी चैनल का कार्यक्रम प्राइवेट चैनलों के द्वारा लगभग बढ़ता चला जा रहा है, दूरदर्शन की कोई पूंछ नहीं है उतनी, लेकिन फिर भी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी इसकी मांग लोग करते हैं। आज भी लोग इसके बारे में सबसे ज़्यादा उपभोक्ता के रूप में इसी चैनल को देखते हैं। दूरदर्शन का इतिहास छात्रों भारतवर्ष में 15 सितंबर 1959 से शुरू हुआ है। 15 सितंबर 1959 में सबसे पहले इसका संप्रेषण भारतवर्ष से शुरू हुआ था। जब दूरदर्शन की शुरुआत हुई उस समय का प्रसारण हफ्ते में सिर्फ 3 दिन, या आप कह सकते हैं कि आधा आधा घंटे के लिए किया जाता था। सिर्फ सप्ताह में 3 दिन ही इसका संप्रेषण होता था, और वो भी आधा आधा घंटे के लिए होता था। पहले इसका नाम टेलीविज़न इंडिया दिया गया था। बाद में 1975 में इसका हिंदी नामकरण बदल करके दूरदर्शन नाम से किया गया। 1959 में शुरू होने वाले दूरदर्शन का 1965 में रोज़ाना प्रसारण प्रारंभ किया गया। जो 1959 में मैंने अभी आपसे बताया 3 दिन आधा आधा घंटे शुरू किया जाता था, और 1965 में जा कर के इसका प्रसारण रोज़ शुरू कर दिया गया। 5 मिनट न्यूज़ बुलेटिन भी इसी साल से शुरू किया गया। उसके पहले न्यूज़ के लिए कोई अलग से कोड ऑफ टाइम नहीं डिफाइन था, लेकिन इसी समय 1965 से 5 मिनट के लिए न्यूज़ का बुलेटिन रखा गया। सबसे बड़ी उपलब्धि छात्रों हमारे टेलीविज़न को मिली 1986 में, जब रामायण कार्यक्रम सीरियल की शुरुआत की गई। उस समय गांव के हर व्यक्ति तक इसकी पहुंच गई, और इसके बाद इसी सफलता को बाद में महाभारत कार्यक्रम के प्रसारण से लोगों तक पहुंचाया गया। इसका संपादन जो है छात्रों हर रविवार को किया जाता था, और उस समय लोग कहते हैं कि उस समय भारत की सड़कें लगभग खाली हो जाया करती थी। लगभग कर्फ्यू जैसा सन्नाटा उस समय था। लोग सड़कों पर आना उस समय लगभग ख़त्म कर देते थे। हर घरों में, हर जगह पर जहाँ भी टेलीविज़न उपलब्ध था, वहाँ पर लोग बैठ करके टेलीविज़न की सुविधा का प्रयोग करते थे, लाभ उठाते थे। तो ये उस समय का क्रेज़ था। कार्यक्रम के दौरान अगर घरों की साफ़ सफाई का कार्यक्रम हो, या अगरबत्ती जैसे इस तरह के कार्यक्रम हो, उस समय ये एक रिचुअल सा बन गया था। 1975 तक छात्रों सिर्फ 7 शहरों तक ही इसकी उपलब्धता थी, लेकिन जो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। दूरदर्शन के विकास की यात्रा आरंभ छात्रों बहुत धीरे रहा भारतवर्ष में, किंतु 1882 में रंगीन टेलीविज़न के आ जाने के बाद अब भारतवर्ष में तब से 1982 के बाद से इस टेलीविज़न के उपयोग के बारे में लोग धीरे धीरे जो प्रक्रिया चल रही थी वो एक तीव्र गति की तरफ उन्मुक्त हो गई। इसके बाद एशियाई खेलों के प्रसारण में इस दिशा में क्रांति ला दी। 2 राष्ट्रीय और 11 क्षेत्रीय चैनलों के साथ दूरदर्शन कुल 21 चैनलों का प्रसारण होने लगा। उस समय जो कुछ इकाइयाँ थी और वो धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ने लगी। फिर इस समय 14,000 ज़मीनी ट्रांसमीटर और 46 स्टूडियो के साथ देश में सबसे बड़ा प्रसारण करता है। जो भारतवर्ष का इस समय संचालन है वो 14,000 ज़मीनी ट्रांसमीटर हैं और 46 स्टूडियो इस समय भारतवर्ष में हैं, जिनके द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। 1966 में कृषि दर्शन कार्यक्रम के जरिए दूरदर्शन की सेवा को हरित क्रांति लाने का सूत्रधार माना जाता है। उस समय जो हरित क्रांति की सुविधाएं चलाई गई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको कहा जाता है, वो उसका पूरा का पूरा सूचनाओं का संप्रेषण इसी कार्यक्रमों के द्वारा संचालित किया जाता था, इसी माध्यम के द्वारा संचालित किया जाता था, ताकि जो भी लोग इसके दर्शक हैं वो उन तक सूचनाएं आसानी से पहुंच सकें और वो लाभान्वित हो सकें। कृषि दर्शन सबसे लंबा चलने वाला दूरदर्शन का कार्यक्रम है छात्रों। हम लोग बुनियादी, नुक्कड़, रामायण, महाभारत जैसे कार्यक्रमों के बारे में करीब चर्चाएं होती हैं, वो सारे जो है इसी माध्यम के इकाई के रूप में जोड़े जाते हैं। इसके अलावा छात्रों इस समय अगर मैं कहूँ 2003 के बाद के जो चलन है उसमें इस समय लगभग 24 घंटे समाचार सुविधाओं को संप्रेषित करने वाले चैनल भी हमारे पास उपलब्ध हैं। इस समय भारत में दूरदर्शन शुरू करने के लिए करीब $20,000 का निवेश किया गया है प्राइवेट इकाइयों के द्वारा, एक इकाइयों में। और कुल भारतवर्ष में जो पूंजी लगी हुई है दूरदर्शन के माध्यम में, जो भारतीय सरकार के दूरदर्शन में लगी हुई है, करीब 20 लाख डॉलर के बराबर का निवेश सेटअप करा हुआ है। $20,000 इसके संप्रेषण का खर्च है, और इसके कुल जो असेट्स है वो करीब $20 लाख के है। 180 फिलिप्स टीवी सेट इसमें दिए गए हैं।
जिसके द्वारा सूचनाओं के संप्रेषण किया जा रहा है, जिसमें मोदी जी के कार्यक्रम का संपादन होता है, वो भी कुछ इसी से कनेक्टिविटी की गई है। तो ये छात्र हमारे पास टेलीविज़न के इतिहास का रहा है। इस समय भारतवर्ष में टेलीविज़न सुविधाएं जो है छात्रों, वह हमारे हर संप्रेषण माध्यम से ज़्यादा इफेक्टिव हैं। हमारे सूचनाओं के लिए, हमारे न्यूज़ के लिए, हमारे मनोरंजन के लिए, हमारे एजुकेशंस के लिए, जितनी भी हमारी आवश्यकताएं हैं वो समस्त आवश्यकताओं के एक अंग के रूप में इस माध्यम का प्रसारण किया जा रहा है। इस समय भारतवर्ष में करीब करीब 2100 प्राइवेट चैनल्स हैं जो जो विभिन्न प्रकार से सूचनाओं का संप्रेषण करते हैं। ये प्राइवेट इकाइयां हैं। सरकारी चैनल्स की अगर संख्या देखी जाए तो करीब करीब 186 सरकारी चैनल्स हैं जो सूचनाओं का संप्रेषण कर रहे हैं। क्षेत्रीय चैनल उसमें बहुत सारे सम्मिलित हैं, किंतु प्राइवेट चैनलों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। और भारत सरकार ने 2018 के बाद इन पेड चैनलों को एक जगह सेंट्रलाइज कर दिया और अब इनके द्वारा फ्री सुविधाएं और पेड सुविधाओं का एक लिस्टिंग कर दिया है। सेट टॉप बॉक्स के द्वारा इनकी क्वालिटी को सुधारने की बारे में चर्चाएं हुई हैं। तो ये कुछ इतिहास है हमारे सूचना संप्रेषण में, जिससे मैं कह रहा हूँ कि दूरदर्शन के माध्यम से भारतवर्ष में अब तक ये छात्रों यूज़ किया जा रहा है। छात्रों 1880 में दो टेलीफोन कंपनी, द ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड और एंग्लो इंडियन टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना करने के लिए भारत सरकार से संपर्क किया था। इस अनुमति के आधार पर इसे अस्वीकृत कर दिया गया था कि टेलीफोन की स्थापना करना सरकार का एकाधिकार था और बाद में सरकार खुद ही इस पर कार्य करेगी। ये आदेश पारित करके इन दोनों कंपनियों के जो रिकमेंडेशन थे उसको वापस कर दिया गया, नहीं स्वीकार किया गया। 1881 में सरकार ने अपने पहले के फैसले को बदल दिया और बाद में इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड को कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए लाइसेंस दिया है, जिसमें 1881 में देश में पहली औपचारिक टेलीफोन सेवा की स्थापना हुई। 28 जनवरी 1882 भारत के टेलीफोन के इतिहास में रेड लेटर डे कहा जाता है। इस दिन भारत के गवर्नर जनरल काउंसिलिंग के सदस्य मेजर ई बोरिंग ने कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की घोषणा की थी। कोलकाता में एक्सचेंज का नाम केंद्रीय एक्सचेंज था, जो 7 काउंसिंग हाउस स्टील इमारत की तीसरी मंजिल पर खोला गया था। केंद्रीय टेलीफोन एक्सचेंज में करीब 93 ग्राहक थे और बॉम्बे में भी 1922 में टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना की गई। उसका उद्घाटन छात्रों उस समय भारतवर्ष में किया गया है। ब्रिटिश काल में जबकि देश में सभी प्रमुख शहरों और कस्बों को टेलीफोन से जोड़ दिया गया था, फिर भी 1848 में टेलीफोन की कुल संख्या भारतवर्ष में केवल 80,000 के आसपास थी। स्वतंत्रता के बाद भी भारत में बेहद धीमी गति से टेलीफोन सुविधा का विस्तार हुआ। टेलीफोन उपयोग का साधन होने के बजाय यह एक स्टेटस का सिंबल माना जाता था। ये सुविधाएं थी भारतवर्ष में इसके बावजूद भी, लेकिन ये एक प्रेस्टिजियस कमोडिटीज मानी जाती थी। जिनके घरों में टेलीफोन की सुविधा होती थी वह अमीर धनाढ़ वर्ग कहे जाते थे। टेलीफोनों की संख्या इतनी धीरे धीरे भारतवर्ष में बढ़ रही थी। 1971 में करीब करीब 9,80,000 लोगों के पास उस समय टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध थी। 1981 में छात्रों की संख्या बढ़ती गई और करीब करीब 2 करोड़ लोगों तक इसकी पहुंच गई और 1991 में इसकी संख्या करीब करीब 5 करोड़ लोगों तक पहुंच गई और धीरे धीरे जैसे जैसे देश में आर्थिक सुधार होने लगे छात्रों, इसकी संख्या में क्रमशः धीरे धीरे वृद्धि होती चली गई। किंतु इसके इस विकास के पीछे बहुत लंबा स्ट्रगल छात्रों रहा है। भारत में चूँकि हम सबको मालूम है कि कई पार्टियों की सरकार शासन में रहती है, राज्य में अलग इकाइयाँ, केंद्र में अलग इकाइयाँ, तो वो समस्याएं भी हमारे इस सूचना क्रांति में या कह सकते हैं टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ के रूप में बहुत लंबे समय तक देखी गई हैं। उदारीकरण के दौर में 1981 में जब शुरू हुआ था तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इस साल करीब करीब 5 लाख लाइनों को बिछाने की बारे में फ्रांस से समझौता किया था, लेकिन वो समझौता सफल नहीं हो सका। धीरे धीरे अनुबंध हो जाने के बावजूद भी वो इकाइयाँ सफल नहीं हो सकी, लेकिन धीरे धीरे उसके बारे में यह पूरी की पूरी प्रक्रिया हमारे राजीव गांधी जी के समय में चलन में आई और उस समय से भारतवर्ष में काफ़ी हद तक टेलीफोन नेटवर्क का आविष्कार किया गया। राजीव गांधी जी के समय हम कह सकते हैं कि कई सार्वजनिक क्षेत्रों ने दूरसंचार की सुविधाओं को देना शुरू किया था, जिसमें DOT, BSNL, MTNL जैसी संस्थाएं जुड़ी हुई थी। उस समय से भारत में टेलीफोन जो सूचनाओं का आविष्कार है का प्रयोग जो है वो धीरे धीरे बढ़ते चला गया
और इस समय कई तकनीकी सुधार भी किए गए थे। कई विदेशी संचार कंपनियों को भी भारतवर्ष में जोड़ने के बारे में प्रावधान सोचा जा रहा था, चूँकि वैश्वीकरण की नींव रखी गई थी उस समय। तो धीरे धीरे भारतवर्ष में निवेश के बारे में भी इस कमेटी के द्वारा सोचा गया। 1994 में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में राष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय दूरसंचार नीति NTP लागू किया, जिसमें निजी क्षेत्रों को भी दूरसंचार की सुविधाओं को संपादन करने का, दूरसंचार की सुविधाओं पर निवेश करने का अधिकार मिल गया। इसमें उस समय विदेशी कंपनियों की हिस्सेदारी 49% रखी गई, बाकी स्वदेशी कंपनियों की हिस्सेदारी 51% रखी गई थी। इसके बाद से धीरे धीरे भारतवर्ष में इसका एक दौर चला और उस समय भारतवर्ष में 15 साल का लाइसेंस दिया जाता था। उस दौरान भारतवर्ष में ITI, दूरसंचार विभाग, MTNL, VSNL मीन्स विदेश संचार निगम लिमिटेड की बात कर रहा हूँ, इन इकाइयों के द्वारा तमाम सुझाव दिए गए कि इससे तमाम आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होगी, तो उसका भी सरकार ने निराकरण किया। इसका और तेज़ी से संचार माध्यम का विस्तार छात्रों 1955 में ट्राई भारत का दूरसंचार निगम प्राधिकरण बना करके किया गया, जिसमें प्रशुल्क तय की गई और धीरे धीरे नीतियों का संचालन किया गया और प्राइवेट कंपनियों के लिए और उदारवादी नीति अपनाई गई। 1999 में इसमें और सुधार किया गया अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, और धीरे धीरे इसमें निजी इकाइयों को महत्व दिया जाने लगा। और भारत सरकार ने जो 49% हिस्सेदारी निजी कंपनियों की थी उस समय, उसे बढ़ा करके 74% कर दी, और धीरे धीरे अब 100% निवेश जो है संचार माध्यमों में स्वीकार किया गया है। इस समय हमारा जो VSNL है वह विदेश संचार निगम लिमिटेड ट्राई के द्वारा मिलकर के वह इसका नियंत्रण करता है। बाकी समस्त इकाइयों को इस समय भारतवर्ष में टेलीफोन सुविधाओं का प्रेषण करने के लिए प्राइवेट हाथों में सुविधाएं दी गई हैं। कोई भी कंपनी अगर शर्तों को पूरा करती है तो टेलीफोन सुविधा का आविष्कार का प्रयोग कर सकती है। किंतु मोबाइल नेटवर्क के आ जाने के बाद छात्रों इस नेटवर्क में धीरे धीरे कमी आ रही है। इस समय भारतवर्ष में टेलीफोन माध्यम के ग्राहकों की संख्या तो अधिक है, किंतु फिर भी आप कह सकते हैं कि उसका प्रयोग इस समय भारतवर्ष में प्रचुर मात्रा में नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वह माध्यम उपयोगी उस स्तर पर अब नहीं है जिस स्तर पर इसकी स्थापना सबसे पहले की गई थी, जिस स्तर पर सोचा जा रहा था। इसका स्थान टेलीफोन सुविधाओं का स्थान जो है उस अब मूलतः मोबाइल सुविधाओं ने ले लिया है। किंतु फिर भी 31 दिसंबर 2019 का जो आंकड़ा उपलब्ध है छात्रों, उस समय भारतवर्ष में करीब 117.24 करोड़ कस्टमर्स हैं, मतलब 117 करोड़ कस्टमर हैं। इसमें कुछ हद तक मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी को भी जोड़ा गया है, क्योंकि अब टेलीफोन की सुविधा इतनी नहीं है। अब टेलीफोन की ब्रांड लाइन को ही इस लाइन के साथ जोड़ करके जो आविष्कार हुए हैं उसको लैंडलाइन के माध्यम से इसके द्वारा जोड़ा जा रहा है। ये भारतवर्ष के कुछ आंकड़े हैं छात्रों। मेल सुविधा के ही स्थान पर फैक्स सुविधा भी एक माध्यम है, जिसके द्वारा सूचनाओं का संप्रेषण किया जाता है, जिसके द्वारा मैसेजेस को एक दूसरे स्थान पर कम्युनिकेट माध्यम के द्वारा भेजा जाता है। यह भी एक माध्यम है संप्रेषण का। और इसी के साथ एक माध्यम और आया भारतवर्ष में, पेजिंग सिस्टम, जिनके द्वारा शॉर्ट मैसेज सेंडिंग का एक कंसेप्ट था। किंतु ये दोनों माध्यम बहुत इफ़ेक्टिव नहीं बन सके। फैक्स सुविधाएँ कमोबेश इंटरनेट सुविधा के ही स्वरूप में काम करती थी, जहाँ पर आपको एक टेलीफोनिक नंबर और फैक्स नंबर दिया जाता था। उसमें आप अपने लिखित मैटर को सिग्नल के द्वारा, कॉपी के द्वारा आप भेज सकते थे। और फैक्स सुविधाओं में आप शॉर्ट मैसेज टाइपिंग करते थे, उसको आप एक नंबर पर भेजते थे। ये दोनों माध्यम भारतवर्ष में बहुत अल्पकाल के लिए चलन में था। जब इंटरनेट का आविष्कार हुआ, जब भारतवर्ष में इंटरनेट ने अपने पैर को फैलाना शुरू किया, तो उस दौरान छात्रों फैक्स और ये दोनों माध्यम, फैक्स और पेजर दोनों माध्यम की सुविधाएं धीरे धीरे चलन में नहीं रही। धीरे धीरे इनका चलन अब धीरे धीरे खत्म हो गया। इसमें कुछ सरकारी प्रयोगों के लिए भले फैक्स सुविधा का प्रयोग किया जाता है, वैसे सामान्यतः अब इस सुविधाओं का प्रयोग भारतवर्ष में भी ना के बराबर किया जा रहा है। छात्रों, इंटरनेट का भारतवर्ष में जो सबसे पहला उपयोगकर्ता की कंडीशन आई वो 2000 से शुरू हुई है। 2009 तक के आंकड़ों को अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो 2009 तक भारतवर्ष में इंटरनेट उपयोगकर्ता की कुल ग्राहकों की संख्या करीब 8 करोड़ 10 लाख के आसपास हो गई थी।
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया की तुलना में अगर देखा जाए तो भारतवर्ष में इंटरनेट के उपयोगकर्ताओं की संख्या बहुत कम है। भारत इन देशों की तुलना में बहुत कम इंटरनेट सुविधा यूज़ कर रहा है। आबादी की दृष्टि से देखा जाए तो भारतवर्ष में 2009 तक केवल 7% लोगों के पास ही इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध थी, जो क्रमशः धीरे धीरे छात्रों बढ़ती गई और इस समय हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा भारतवर्ष में उपलब्ध है। तो इस हिसाब से अब सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, किंतु फिर भी जिस अनुपात में विश्व के और देशों में इंटरनेट की सुविधा यूज़ की जा रही है, उस तरीके से भारतवर्ष में अभी इंटरनेट की सुविधा का आविष्कार का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। भारतवर्ष में कुल इंटरनेट की सुविधाओं को छात्रों 2 जोन में बांटा गया है, 2 सुविधाओं में बांटा गया है। पहला हमारा कम स्पीड ब्रॉडबैंड वाली सुविधाएं, जिसमें 256 किलोबाइट्स पर सेकंड से लेकर के 2 मेगाबाइट पर सेकंड तक की स्पीड मापी गई है। और इसके अलावा छात्रों हाई स्पीड इंटरनेट की भी सुविधा भारतवर्ष में उपलब्ध है, जिसे आप 4G या एडवांस वर्जन के रूप में आप कहते हैं। इसमें ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा भी सुविधाएं दी जा रही हैं। तो ये 2 मेगा वाइट पर सेकंड से लेकर के अधिक 1 गीगाबाइट के स्पीड तक की बातें हो रही हैं, जो भारतवर्ष में इस समय सुविधाओं के बारे में चर्चा हो रही है। भारत के अभी भी सुदूर ग्रामीण क्षेत्र जो हैं छात्रों, वो कम स्पीड वाले ब्रॉडबैंड की सुविधा से ही संचालित हो रहे हैं। कम स्पीड वाली सुविधा ही उनको मिल रही है। यद्यपि भारतवर्ष में 4G की सुविधा उपलब्ध है, लगभग ग्रामीण क्षेत्रों पर भी इसकी सुविधा उपलब्ध है, लेकिन इनके बारे में जो आकलन है वो आकलन अभी उस रूप में नहीं है कि जिस रूप में हमें सुविधाएं चाहिए। हाँ, महानगरों में हमारे यहाँ सुविधाएं कमोबेश और देशों की तुलना में पैरेलल हैं। जहाँ और देशों की स्पीड की तुलना है, उतनी सुविधा हमारे कुछ महानगरों में है, क्योंकि भारतवर्ष के कुछ महानगरों में 4G की एडवांस वर्जन और 5G के चलन की बातें हो रही हैं। इस समय भारतवर्ष में इंटरनेट के उपयोगकर्ताओं की संख्या अगर छात्रों कुल देखा जाए तो करीब करीब 119 करोड़ इंटरनेट के उपभोक्ता हैं। ये भारतवर्ष का जो लेटेस्ट आंकड़ा है 2018-19 का आंकड़ा है। 2020-21 में एक आकलन है कि इस समय भारतवर्ष में जो इंटरनेट उपयोग करता है, इनकी संख्या करीब करीब 98 से 99% उपभोक्ताओं तक पहुंच चुकी है। जो हमारे इसमें 18 साल से ऊपर के उम्र वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया गया है कि जो लोग हैं वहां तक हमारी सुविधाएं लगभग हम लोगों ने इतने इंटरनेट की सुविधाओं को फैला दिया है। तो इस अनुपात में अगर देखा जाए छात्रों, तो भारतवर्ष में इंटरनेट की सुविधा बहुत एडवांस बने हुए है। और इस सुविधा का जो सबसे उत्कृष्ट अनुभव छात्रों यह है कि भारत अब सूचना की क्रांति के लिए विश्व के तमाम देशों में इसकी गणना की जा रही है। ये भारत के इंटरनेट की सुविधा का एक इम्पैक्ट मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी शेष बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके मोबाइल सुविधा का उपयोग है, वही इंटरनेट सुविधा के रूप में भी छात्रों जोड़ा जा रहा है। इंटरनेट माध्यम से ही छात्रों अब ईमेल भी कनेक्टिविटी है। जो हमारे अभी ट्रेडिशनल मेल सुविधाएं थी, वो हमारे इंटरनेट के माध्यम से ही अब ईमेल सर्विसेज के द्वारा उपयोग की जा रही हैं। हम अपने एक आईपी एड्रेस पर, ईमेल एड्रेस पर हम अपनी सूचनाओं को एक दूसरे स्थान पर बड़ी सहजता से शेयर करते हैं। तो यह है उसी इंटरनेट सुविधा का ही एक सुधरा हुआ रूप है। इंटरनेट सुविधा से ही इंटरलिंक्ड एक रूप है, जिसमें अब भारतवर्ष में मैक्सिमम ग्रामों तक इसकी पहुंच चुकी है। भारतवर्ष में एजुकेशनल पर्पस के लिए भी और नॉन एजुकेशनल पर्पस के लिए भी ईमेल सुविधा का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें एडवांस अगर कुछ चीज़ें जोड़ी जाए तो व्हाट्सएप की सुविधा का प्रयोग, ट्विटर, फेसबुक, ये भी माध्यम इसी ईमेल सुविधा के अंतर्गत छात्रों आ रहे हैं। ये भारत के वर्तमान समय में जो सुविधाओं का एक इतिहास है, उसको अगर देखा जाए छात्रों, तो इंटरनेट की सुविधा और ईमेल की सुविधा कमोबेश भारतवर्ष में विश्व के और देशों की तुलना में एक पैरेलल गति से बढ़ती हुई सुविधा है। इस समय भारतवर्ष में आकलन है कि करीब करीब ईमेल जो उपयोग करता है उनकी संख्या 76 से 80 करोड़ तक है। भारतवर्ष में इतने उपभोगकर्ता इंटरनेट, व्हाट्सएप, ईमेल सुविधाओं के उपयोग करता है। ये एक भारतवर्ष का एक नया आंकड़ा है ईमेल के माध्यम से। किंतु एक यह भी अध्ययन बताता है कि भारतवर्ष में ईमेल का जो प्रयोग किया जाता है वो करीब करीब 60% ईमेल जो हैं वही सक्रिय है। बाकी 40% ईमेल जो भारतवर्ष में बनाए गए हैं वो कभी नहीं खुलते हैं या निष्क्रिय हैं, जिनका संचालन नहीं हो पा रहा है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो भारतवर्ष में उपयोगकर्ता भले हैं, लेकिन अवेयरनेस कम है लोगों के पास, लोग उसका प्रयोग कम कर रहे हैं। ये भारतवर्ष में ईमेल सुविधा के इतिहास से जुड़ा हुआ एक अध्ययन छात्रों आपके सामने। वर्तमान समय में छात्रों वीडियो कॉलिंग और
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी प्रचुर मात्रा में भारतवर्ष में उपयोग हो रही है। कोरोना काल की अवस्था की अगर मैं चर्चा करूं तो यह इस समय भारत की सबसे तीव्रतम बढ़ती हुई आवश्यकताओं में शामिल है, क्योंकि हमारे हर टेक्निकल कार्यों के लिए, हर सेवा प्रदाताओं के लिए अब वीडियो कॉलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा अति आवश्यक है। इसे शिक्षण संस्थानों में भी प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ हमारे और सेवा प्रदाता जैसे डॉक्टरी सुविधाओं के लिए भी इसका प्रयोग हो रहा है, बैंकिंग सुविधाओं के लिए भी प्रयोग हो रहा है, ऑफिशियल मीटिंग्स के लिए भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो जो वीडियो कॉलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भारतवर्ष में अभी सामान्यतः कम प्रयोग की जाती थी, वह सुविधाएं अब धीरे धीरे नियमित रूप से भारतवर्ष में बढ़ती चली जा रही है। तो इस दृष्टि से भारत तीव्रतम गति से बढ़ता हुआ टेली कम्युनिकेशन सिस्टम के वाले देशों में शामिल है। भारत में वीडियो कॉलिंग का स्तर और देशों की तुलना में बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पर चूंकि स्पीड नेट की बहुत उपयुक्त नहीं होने के नाते हमारी स्पीड का जो अधिकतम पैरामीटर है छात्रों, वह मेट्रो सिटीज़ में 100 Mbps का है, जबकि बड़े देशों में, विकसित देशों में यह करीब करीब 300 से 400 Mbps का डाटा है। और भारतवर्ष में ये स्पीड भी एक मायने रखती है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में यह स्पीड और कम होने के नाते वो कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती है। तो यह एक इशूज़ है जो भारतवर्ष में वीडियो कॉलिंग के से लेकर के नंबर ऑफ़ कस्टमर्स के बढ़ाने में बाधक है। एक आकलन के अनुसार जो आप अंदाज़ा आप ईमेल सुविधा का ले सकते हो, उसी माध्यम को आप इसके साथ भी जोड़ सकते हैं। इस समय ये चूँकि एडवांस मीडियम से इसके कोई नए आंकड़े नहीं उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी ये आकलन लगाया जा सकता है कि भारतवर्ष में करीब करीब 20 से 22 करोड़ उपभोक्ता जो हैं वो वीडियो कॉलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अब इस समय वर्तमान समय में 2020 के आंकड़े के रूप में है। कोई रजिस्टर्ड आंकड़े इसके इस नाते नहीं है कि चूँकि साल के अंत में इसके आकलन किए जाते हैं और इंटरनेट की सुविधा और वीडियो कॉलिंग की सुविधा का कोई बहुत अधिक लिखित प्रमाण नहीं मिल पाता है, क्योंकि व्हाट्सएप जैसे ऐप या स्काइप जैसे ऐप या तमाम गूगल कॉलिंग जैसे ऐप ये इंटरनेट के द्वारा ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉलिंग की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। तो लगभग एक प्राइवेट इकाइयों के द्वारा जो आंकड़े सर्वे किए जाते हैं उसमें ये मान लिया जाता है कि जो इंटरनेट का उपयोग करता है, जो ईमेल का उपयोग करता है, वो इन सुविधाओं को भी उपयोग करता ही होगा। तो इस दृष्टि से इसके आंकड़ों में थोड़ा सा फ्रैक्चर देखने को मिलता है। और यही आंकड़े छात्रों भारत में वीडियो कॉलिंग के और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के आंकड़ों के रूप में भी मान लिए जाते हैं। तो ये छात्रों था हमारा वीडियो कॉलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबंधित वर्तमान समय में कुछ आंकड़े। छात्रों, आपके सिलेबस को देखते हुए ये जो अध्ययन हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, यह कुल एक इन्फॉर्मेटिव था, जो तमाम सूचनाओं के संप्रेषण के माध्यम के रूप में अध्ययन किया गया। ये एक संचार माध्यमों की संरचना जो भारतवर्ष में है उससे संबंधित अध्ययन था। बाकी इनके आंकड़ों की जो चर्चाएं हैं वह सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण नहीं है, और दूसरी चूँकि इनमें इतनी तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, परिवर्तन हो रहा है कि उन आंकड़ों को एक समान पैरामीटर पर बांध पाना संभव नहीं है। हर दिन भारतवर्ष में सैकड़ों उपभोक्ता जुड़ रहे हैं। आप कह सकते हैं पूरे अगर देशों के बारे में चर्चा किया जाए तो सैकड़ों उपभोक्ता नए जुड़ रहे हैं, और कई सारे उपभोक्ता एक कंपनियों से दूसरे कंपनियों में स्विच कर रहे हैं। इंटरनेट उपभोक्ता के बारे में चर्चा किया जाए तो जिन लोगों तक इंटरनेट की सुविधा नहीं पहुंची है, वे लोग भी अब एक लंबे समय से इंटरनेट की सुविधा को यूज़ करना शुरू कर रहे हैं। या जैसे जैसे आवश्यकताओं का वृद्धि हो रहा है, वैसे वैसे इसकी उपभोगकर्ताओं में भी वृद्धि हो रही है। तो इस दृष्टि से इनके आंकड़ों को एक सीमा में बांधा नहीं जा सकता है। कोई अथेंटिक आंकड़े सरकारी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो इस कारण इस आंकड़ों में बहुत सारे मैंने आंकड़ों की चर्चा आपके साथ नहीं की है। आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही अध्ययन पर्याप्त है। आशा करता हूं कि जो सूचनाओं का संप्रेषण मैंने आपके साथ किया है इस टॉपिक को लेकर के, वो आपको पसंद आएगा, और उससे आपके सिलेबस के इस पॉइंट को, कम्युनिकेशंस मीडियम के पॉइंट को पूरा करने में सहजता मिलेगी। आपका अगर इस लेक्चर से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझ तक प्रेषित करें, और अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें किसी आंकड़े को डालने की आवश्यकता है तो उसके बारे में भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मुझे इसके बारे में आप सूचनाएं प्रदान कर सकते हैं। किंतु इन सभी चीज़ों के लिए आपको मेरे साथ जुड़ना होगा, और ताकि हम आपके हर क्वेश्चन का समाधान कर सकें। इस कारण इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए। धन्यवाद छात्रों।